तैयार हैं आप लोग? आप लोग बताइएगा। लगाने के लिए तैयार है। दिमाग लगाने के लिए तैयार है। तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमको किससे मिलती है? संगम साहित्य से। और संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोष्ठी या परिषद या गोष्ठी। अब आपको बताना है कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 को किए गए थे। को संकलित को ही संगम कहते हैं। साहित्य वही संगम साहित्य कहा जाता है। और संगम साहित्य का संग्रह लगभग कितना से कितना ईस्वी तक किया गया था? 300 BC से 300 AD तक। हाँ, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक किया गया था। और कुराल जो है तो इसके मतलब रचनाकार को में लिखा हुआ तिरुवल्लुवर लिखा है। तिरुवल्लुवर लिखा गया है कुराल के द्वारा। यह है कि तमिल साहित्य है। आपको बताना है कि कुराल में किसके बारे में जानकारी मिलता है? कुराल से कुराल के बारे में आर्थिक, राजनीतिक और आचार शास्त्र के बारे में जानकारी मिलता है। अब आपको बताना है कि प्रथम संगम कितना वर्ष पहले हुआ था? 4440 मथुरा में अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा संगम 3750 ईसा पूर्व, 3750 वर्ष पूर्व। उसमें भी अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि थे, लेकिन ये हुआ था कपाटपुरम में। और तीसरा संगम कब हुआ था? 1350 ईस्वी। दूसरा हुआ था 3700 में, तीसरा हुआ था 1850। 1850 ये भी मधुरा नहीं, मथुरा में नहीं बता। हाँ, ये मथुरा में हुआ था। पहला तीसरा मधुरा नकारम थे। नकारम क्या नाम है? नकीरर। नकीरर। प्रथम संगम मथुरा में हुआ था। मधुरा अध्यक्ष थे अगस्त। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम, अध्यक्ष थे अगस्त। और तीसरा संगम हुआ था ये भी मधुरा में हुआ था और अध्यक्ष थे नकीरर। आपको बताना है कि संगम का नाम सबसे पहले कौन मतलब प्रयोग किया था? संगम का नाम तमिलों ने। तमिल मतलब कौन सा शासक था? तो पांड्य शासक थे जो। सेव वाला। अच्छा, संगम सेव में बताइए कि कौन था जो संगम नाम दिया था? तिरुनाबुक रसू जो था वो वही सबसे पहले संगम यहाँ दिया। कवि और विद्वान के परिषद संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में सेव संत, जिसको नायनार हम लोग करते हैं, उसी का एगो विद्वान था तिरुनाबुक रसू के द्वारा दिया गया था। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो, सही बोले। शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है? पायलो का गीत होता है। शिल्पाधिकारम में किसके बारे में लिखा गया है? माधवी है के बारे में प्रेम बौद्ध साहित्य से संबंधित। हाँ, और ये मतलब शिल्पाधिकारम किससे संबंध रखता है? तो बौद्ध से संबंध रखता है। आगे आपको बताना है मणिमेह कैले की रचना कौन किया था? शीतलय सतनाथ। हाँ, शीतल। जैन साहित्य से इसमें राजकुमार और जो कोलन है और माधवी की पुत्री मणिमेह कैले प्रेम कहानी है। तो मणिमेह कैले जो था इसके रचनाकार है शीतलय सतनाथ। इससे जैन धर्म का प्रभाव इसमें देखा गया है। इसमें जो राजकुमारी उदय कुमारन है और राजकुमार उदय कुमारन है। हाँ, अब मणिमेह कैले जो है उनके बारे में प्रेम कहानी के बारे में इसमें लिखा गया है। अब आपको बताना है कि जो जीवक चिंतामणि है इसको किस काल में लिखा गया है? संगम काल के बहुत बाद का इसका रचना है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? जीवक चिंतामणि को जरूर के नाम हो गया तिरुतक देवर एक चोल राजकुमार था। चोल राजकुमार था। आपको बताना है कि तिरुतक देवर जो था वो मतलब कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन भिक्षु था। तिरुतक देवर। आपको बताना है कि तोल्कापियम जो था वो मतलब किस तरह का किताब था? व्याकरण है जिसको तमिल में लिखा है। तमिल व्याकरण है। आपको बताना है कि राम कथा के लिए कौन सा तमिल
बुक सबसे प्रसिद्ध है किताब। देखिए, तो रामावतार में ई रामावतार। हाँ, ई रामावतारम राम कथा के लिए तमिल संस्करण में सबसे इसके प्रसिद्ध बुक बताइए थोड़ा सा। इसके लिए कम्बन है। कम्बन 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 है। कम्बन। हाँ, कम्बन। और संगम साहित्य का कितने भागों में बांटा गया है? तो दो दो भागों में, अकम और पूरम। तो अकम में हो गया आपका प्रेम प्रसंग, हाँ। पूरम हो गया युद्ध। युद्ध। अकम में होता है प्रेम प्रसंग और पूरम में होता है युद्ध। और संगम साहित्य में कितने राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है? 3 हो गया। 3 को कौन? पांड्य, चेर, चोल। हाँ, चोल, चेर और पांड्य। राजवंश। आपको बताना है कि चोल जो था किस क्षेत्र में शासन करता था? चोल हो गया नहीं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, सही बोले हैं। और चेर जो था किस क्षेत्र में शासन करता था? चेर हो जाइए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और पांड्य करता था दक्षिण पूर्व। पूर्व। संगम युग में सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुए? संगम युग में सबसे हुआ था करिकाल। मतलब पूरे तीनों राजाओं में चोल राजवंश सबसे शक्तिशाली था। आपको बताना है कि चोल राजवंश तो था किन किन नदियों के बीच अवस्थित था? पेन्नार और बेलारू। चोल राज्य जो है पेन्नार और बेलारू नदियों के बीच में है। और चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? करिकाल। और करिकाल किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का। अब पुहार पतन का निर्माण किसके समय काल में किया गया? करिकाल ने कराया। करिकाल। गोदावरी नदी। उसी के सबसे पहले सबसे पहले नाहर का निर्माण कौन करवाया था? करिकाल कराया। करिकाल कावेरी पर। आपको बताना कि करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों के विशेषज्ञ हमको किससे पता चलता है कि उस सप्त स्वर का विशेषज्ञ था? तिरुवल्लुवार ना, पेरुनानु पादे। पेरुनानु पादे। संगम युग का दूसरा राजा कौन था? चेर हो गया। इसका मतलब अभी वर्तमान में कौन सा क्षेत्र था जहाँ ये शासन करता था? तो केरल क्षेत्र माना जाता है। इसके प्रमुख राजा हुए उदयन जिराल थे, नेंदू जिराल और सेनगुटवन। अधिराज को उपाधि धारण कौन किया था? सेनगुटवन जो था कौन सा धर्म मतलब चलाया था? नहीं, पत्नी संप्रदाय। हाँ, पत्नी संप्रदाय नामक धर्म को सेनगुटवन के द्वारा चलाया गया था। संगम युग का तीसरा राज्य कौन हुआ? तो पांड्य हुआ। पांड्य आपको बताना है कि मतलब कहाँ मतलब शासन करता था? तो गोदावरी के दक्षिण में। हाँ, कावेरी के दक्षिण में। संगम जो पांड्य था इसकी राजधानी कहाँ थी? पांड्य की राजधानी थी मदुरा। उसी में संगम काल का सब हुआ था। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेंडू जेनियन सबसे शक्तिशाली था पांड्य राजाओं में। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम युग में मंत्री को क्या कहा जाता है? क्या नहीं, अमाईचान। हाँ, अमाईचान या अमाईचार। हाँ, ठीक है। इसकी जो राज्यसभा होती थी इसकी राजधानी में होती थी, लेकिन राज्यसभा को क्या कहा जाता था संगम युग में? नालवे। उल्टा हो जाता है। आपको बताना है कि संगम युग में जो न्याय का कार्य होता था कौन करता था? राजा करता था। राजा का जो न्यायालय होता था उसको क्या कहा जाता था? कहते थे मनरम। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? झूठी गवाही देने पर कौन सा दंड? जीव काट लीजिए। भूमि कर का लगभग कितना भाग दिया जाता था? कर के रूप 1/6। सही बोले हैं। 16.6। सेना चतुरंगनी होता था तो कौन कौन सा सेना को 4 भागों में बांटा गया है था? पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। हाँ, अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही। जब मान लीजिए युद्ध का ऐलान करना रहता था तो सेना को बुलाने के लिए क्या बजाया जाता था? नगाड़ा, शंख फूकते थे। जो वीर गति पा लेते थे सैनिक उसके सम्मान में क्या किया जाता था? मूर्ति बनाया जाता, पत्थर लगाया जाता था।
और राजा अपने आवास की रक्षा के लिए किसको रखा था? मतलब 100 गो स्त्री को रखता था। हाँ, सशस्त्र महिलाओं को तैनात रखता था। 100 गो स्त्री नहीं, सशस्त्र महिला, हथियार बंद महिला था। हथियार के साथ। हाँ, भाला जो आ, संगम काल के समय में समय जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पानी वाला घड़ी, जल घड़ी। तमिल प्रदेश में सबसे मतलब प्रतिष्ठित कौन सा वर्ग था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो मांस भी खाता था, सूरा भी पीते थे। प्योर ब्राह्मण ब्राह्मण के पश्चात सबसे युगीन समाज कौन था? वेल्लार। सही बोले। बेलार जगह है। अब बेल्लार जो है किसका काम करता था? कृषि का। और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? बेनीगर। और संगम साहित्य में दास प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आपको बताना है कि किस तमिल साहित्य से यह पता चलता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार थे। इसका नहीं तोल्कापियम। वो व्याकरण वाला है। तोल्कापियम से पता चलता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार थे। विवाह के 8 प्रकार थे। ब्रह्मा था, देव था, अर्ष था, प्रजापत्य था, असुर था, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। जो पढ़ने विवाह की मान्यता दी गई है उसको क्या कहा जाता है? पढ़ने विवाह को क्या कहा जाता था? पंचतीनय कहा जाता था। एक पक्षीय को कनिक कन्या। हाँ, एक पक्षीय पढ़ने को कनिक। हाँ, अनुचित पढ़ने को परुदनीय। संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल। अगर चावल में दूध मिला देते हैं तो क्या बन जाता? सांभर बन जाता था। नर्तक नर्तकी या गायक जो घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे उसको क्या कहा जाता था? पानर या वही पौड़िया, पानर या बिडेलियर कहा जाता था। ये सब संस्कृत भाषा है। आपको बताना है कि तमिल साहित्य में कौन से 2 प्रसिद्ध कवित्रियों का वर्णन मिलता है? देखिए इसका हो गया दो है, मचेलियर और उबैयर। मचेलियर और उबैयर। संगम काल में शुभ पक्षी कौन होता था? कौवा। कौवा किसका संकेतक होता था? आगमन, अतिथि आने का संकेतक होता था। और समुद्र में भी जाता था। नाव की जो थे किस पक्षी को अपने साथ लेके जाते थे? तो कौवा को लेके जाते थे। आपको बताना कि संगम काल में समाधियों का स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें उस समय क्या कहा जाता था? खड़ा करके गाड़ा जाता था। क्या नाम है? बीरगल या बीरगल या वीरप्रस्तर। इनकी पूजा भी किया जाता था। संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? बेल्लार। सही बोले हैं। जो किसान का जो प्रमुख होता था, जो उसका मुखिया होता था, उसको बेलीर। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज की जो निम्न वर्ग की महिला थी मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। उस समय जो उस महिला को क्या कहा जाता था? बताइए। कैडेसीवर। संगम काल में सबसे समृद्ध कौन सा शासक हुआ? कौन सा मतलब वंश हुआ? चोल। चोल क्यों मतलब ज्यादा प्रसिद्ध हुआ या शक्तिशाली हुआ? चोल प्रसिद्ध हुआ। उसको वस्त्र उद्योग उसके पास ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आपको बताना है कि पांड्य राज्य में कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? कोरकी और एक और था सलियूर। पांड्य वंश में 2 बंदरगाह प्रसिद्ध था। और एक था हाँ सलियूर। चेर राज्य में बताइए कौन सा प्रमुख? बंदर। मोती खोजने के लिए प्रमुख पतन कौन था? तो कोरकी था। कोरकी। सही बोले हैं। अब आपको बताना है कि अरिकमेडु से कौन से वंश का प्रमाण मिलता है? बताइए। चोल करता था जो रोम से व्यापार करता था। अरिकमेडु चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार करते थे चोल लोग। आपको बताना है कि इसकी खुदाई कब की गई थी जिससे रोमन बस्ती का पता चला? तो 1945 में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। बोला
खत्म हो गया। आपको बताना है कि संगम काल में मिस्र का एक नाविक था जो मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को समुद्र पार कर लेता था। हिप्पोलस। हिप्पोलस जो था हिप्पोलस। वही खोजा था। हाँ। अब तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। क्या? मुरुगन कार्तिकेय। हाँ, कार्तिकेय जिसको कहा जाता था। वही तो। और उसका प्रतीक क्या होता था मुर्गन का? मोर। मुर्गा। मुर्गा इसे मुर्गन। मुर्गा होता था। अब मुर्गन हमेशा क्रीड़ा करते थे खेत हाँ। में जाकर। जो मुर्गा उनका जो मान लीजिए मुर्गन भगवान का प्रतीक होता था मुर्गा, उनका अस्त्र क्या होता था? बरछा। बरछा। कुरुमन नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। अब वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र एवं जादुई शक्तियों का विश्वास जताया गया था, जिसको क्या कहा जाता था? अनकु। अनकु। चलिए।